नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। और आज हमारा जो है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी से भरकर कोई भी क्लास नहीं होती है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, चाहे एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, जो भी हो एग्जाम, रेलवे से हो, आपको बीपीएससी से हो, बिहार एसएससी से हो, सारा इसी में से आपको मिलता है प्रश्न। इससे बाहर तो कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं कि महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से कंप्लीट करेंगे आज हमारा टॉपिक। और जो 4, 5, 10 टॉपिक बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम लोग जो है भारत के भूगोल पर आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होने वाली है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करेंगे महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए, हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत के 3 विधि अधिकारी। तो 3 विधि अधिकारी, तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। उसके बाद देखते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमसी सीतलवार, एमसी सीतलवार इंपॉर्टेंट है। प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एमसी सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग ध्यान रखिएगा कि कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। और ध्यान रखिए कि महान्यायवादी का जो है किसके पश्चात पर्यंत रहते हैं? तो राष्ट्रपति का। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी ही होता है। इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पर धारण करेगा? तो बता चुके हैं कि राष्ट्रपति। बहुत बार पूछा जाता है महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पर पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोट देने का अधिकार जो है नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? चलिए अगला क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो उस समय का बता रहा है के वेणुगोपाल, उस समय के लिए है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग को बता भी देते कि भारत का महान्यायवादी अभी वर्तमान में कौन है। तो मेरे दिमाग से थोड़ा उतरा हुआ है। चलिए अभी आप लोग को कमेंट में हो सकेगा तो बता देंगे। चलिए, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव, वीर नरहरि राव। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक क्या के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। इंपॉर्टेंट है, संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। ये कई बार पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा।
राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार की पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते की किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति एवं पद मुक्ति इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 149 देखेंगे हम लोग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 अनुच्छेद संघ राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट जिसे कहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। महालेखक परीक्षक जो है आपको अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।